ओके जी, तो यस्टरडे वी फिनिश एसोफेगस। आज हम गैस्ट्रिक पैथोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें लिखे द फर्स्ट कंडीशन वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ओके, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब यह है कि दैट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो सिंपल डेफिनेशन इसका यह है, inflammation of stomach, क्योंकि gastric is the word used for stomach, mucosa, that is known as acute gastritis. Actually stomach का जो inner lining है इसको हम कहते हैं stomach mucosa, उसकी अगर inflammation हो जाए that is known as acute gastritis. इसमें point ये याद रखना है, it is mainly due to weakening in the protective mucosal barrier in stomach। बात है नहीं? हाँ, देखिए एक्चुअली ये जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिनके अंदर पहले से स्टमक के अंदर जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, या वीक हो जाता है। क्योंकि स्टमक का जो म्यूकोजा है इसको मुख्तलिफ फैक्टर ने प्रोटेक्ट किया होता है और उस प्रोटेक्शन की वजह से स्टमक के अंदर चांसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर उस प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर की वीकनिंग हो जाए तो उसके ऊपर फिर HCl भी काम करेगी, H पाइलोरी भी काम करेगी, फिर जाकर गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो गैस्ट्राइटिस मीन जिन लोगों को भी होता है, इसका मतलब इसमें स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल प्रोटेक्शन है उसकी जो बैरियर है वो क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। देखिए जिस तरह हम एक बच्चों को प्राइमरी स्कूल में या स्कूल गोइंग चाइल्ड में बुक ला के देते तो बुक के ऊपर हम फिर बाइंडिंग करते हैं, उस बाइंडिंग का यही फ़ायदा होता है कि बुक जल्दी ख़राब ना हो जाए। इसी तरह स्टमक का जो म्यूकोजा है इसके ऊपर नेचुरली अल्लाह ने एक बैरियर मतलब एक बाइंडिंग की है, उस बाइंडिंग की वजह से गैस्ट्राइटिस के चांसेस क्या होते हैं, कम। उस बाइंडिंग को हम प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर कहते हैं। अगर वो वीक हो जाए, वो कैसे वीक होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो वीक हो जाए तो फिर गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे लिखे रिस्क फैक्टर, किन लोगों के अंदर गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर? नंबर 1, एडवांस एज। किस एज के अंदर? एडवांस एज। वैसे तो गैस्ट्राइटिस यंगर एज में भी ज़्यादा होता है, लेकिन जितना एज बढ़ता जाएगा गैस्ट्राइटिस के चांसेस एज कंपेयर टू यंगर एज भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट लिखे कंज्यूम स्पाइसी फूड, मतलब वो लोग जो स्पाइसी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन लोगों में भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल इंटेक, इससे भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। नेक्स्ट लिखे H पाइलोरी बैक्टीरिया, ये नाम सुना है कि नहीं? क्योंकि H पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इट इज़ अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक। जिन लोगों को मैदे के मसले होते हैं उसको हम बता दें H पाइलोरी टेस्ट करें, क्योंकि जो H पाइलोरी है ये एक बैक्टीरिया है जो हर एक इंसान के स्टमक में होता है। और ये H पाइलोरी क्या करती है, अगर इसको मौका मिल जाता है तो स्टमक की म्यूकोजा को डैमेज कर देता है। H पाइलोरी इनिशियली कैन कॉज गैस्ट्राइटिस बट लेटर दिस H पाइलोरी में कैन कॉज पेप्टिक अल्सर। ये क्या करा सकती है, पेप्टिक अल्सर। और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर विच एग्जामिनर लव टू आस्क दैट इज कॉल्ड क्रोनिक एनसेड यूज। किस वजह से? क्रोनिक एनसेड यूज। प्लीज़ सब चीज़ें भूल जाए लेकिन इसको ना भूलें, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा पूछता है जो लोग एनसेड टैबलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों में गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो क्यों है अभी मैं बताने लगा हूँ, क्लियर है? एनसेड वो मेडिसिन है जो लोग जॉइंट पेन के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनको जोड़ों का दर्द हो, या वो लोग जो कहते हैं कि यार हाथ पाँव में दर्द है, तो वो जाकर दुकान से जनाब कौन से ड्रग लेते हैं, एनसेड। जिसके दांत में दर्द हो तो भी क्या लेता है, एनसेड। लेकिन 1-2 दफ़ा लेने से नहीं, क्रोनिक से मुराद ये है अगर इंसान को ऐसी बीमारी लाहक है जिसमें उसको एनसेड लेना पड़ेगा महीनों के लिए, सालों के लिए, तब जाकर उसको क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो एनसेड एज गैस्ट्रिक टॉक्सिक, ये गैस्ट्रोटॉक्सिक है। ये क्या है, गैस्ट्रोटॉक्सिक।
इस वजह क्या है? अब देखिए यहाँ पे लेके मैकेनिज्म में आप लोगों ने लिखना है कि मैकेनिज्म में याद रखें नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल मीडिएटर है। नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको हम कहते हैं PGE1, क्या कहते हैं? PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1 प्रोटेक्ट स्टमक म्यूकोजा, प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब यहाँ पे बात याद रखें, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो किसने की है? प्रोस्टाग्लैंडिन ने की है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज गुड और बैड? कवर दैट इज गुड फॉर द स्टमक, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे याद रखें कि जो लोग एनसेड यूज़ करते हैं एक्यूट कंडीशन में कि क्रोनिक में फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल दे लव टू आस्क दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखें आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें फिंगर के जॉइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं और इसमें एनसेड लेना पड़ता है महीनों या सालों साल तक। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ जॉइंट प्रॉब्लम वेयर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द जॉइंट पेन दैट इज कॉल्ड ऑफ एनसेड। और इसमें लोग एनसेड 5 महीनों के लिए, इसमें एनसेड साल के लिए लोग लेते हैं, इसलिए इसको हम क्रोनिक एनसेड यूज़ करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर एक बंदा है वो कहते दांत में दर्द है, वो तो एनसेड आज लेगा कल लेगा तो उसका दांत दर्द क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, उसमें गैस्ट्राइटिस नहीं होता। उन बीमारियों में गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें एनसेड यूज़ क्या होता है? क्रोनिक होता है। तो बेस्ट एग्जांपल इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है, ये जो एनसेड है ये तो पेन किलर के लिए हम लेते हैं और पेन किलर के लिए ये क्या करता है? इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। ये किसको इनहिबिट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब सुन लें, प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है अगर ये जॉइंट में जाए तो ये पेन कराता है, लेकिन सेम केमिकल स्टमक के अंदर प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फंक्शन है ये बॉडी की पार्ट के मुताबिक अलग अलग है। फॉर जॉइंट इट कैन कॉज पेन बट फॉर द स्टमक इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिर एनसेड ये नहीं देखता कि कहाँ की प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। तो एनसेड अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जॉइंट में इनहिबिट करे तो उससे पेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करे कहाँ पे? स्टमक के अंदर, तो जो प्रोटेक्शन है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वो वीक होगी कि स्ट्रांग? वीकनिंग ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव बैरियर, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसका मतलब ये है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो वीक हो जाएगी और इस वीक म्यूकोजा के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होगी विच डेवलप गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से क्या होता है? गैस्ट्राइटिस। इसलिए प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप इंशाल्लाह आगे काम करने लग जाए ऑफिस के अंदर, क्लिनिक के अंदर या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर, एक बात याद रखें कि जिन लोगों को हम एनसेड देंगे फॉर लॉन्ग रन उसके साथ एक PPI ज़रूर देते हैं, कहते हैं ओमेप्राजोल देते हैं। वो ओमेप्राजोल जाकर स्टमक को डैमेज से बचाएगा और एनसेड क्या करेगा? ये पेन किलर का काम करेगा। तो क्रोनिक अलोन एनसेड यूज इज डेंजरस फॉर दी स्टमक। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैदे में दर्द है, और स्पेशली जब मैं खाना खाता हूँ उस टाइम बहुत दर्द होता है। और उन लोगों की जब आप बैक साइड पे जाकर पूछते हैं तो उसने अपनी तरफ से जनाब 3 साल से 4 साल से जोड़ों के दर्दों के लिए क्या लिए होंगे? एनसेड लिए होंगे। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग कहोगे कि क्रोनिक एनसेड जो है ये तो बंदा ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेगा, ये तो फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करा सकता है, एक्यूट गैस है। अब ये ऐसा नहीं है, स्टमक तो ठीक है लेकिन बंदा क्रोनिक क्या यूज़ करता है? एनसेड। इस एनसेड को जब भी मौका मिले और ये म्यूकोजा को वीक करे तो फिर सिम्टम डायरेक्ट आएंगे, उसी टाइम पे आएंगे। तो स्टमक की डैमेज जो है जल्दी होती है, लेकिन यूज़ किस चीज़ को ज़्यादा करना पड़ेगा? एनसेड को। एनसेड शुड बी क्रोनिक यूज बट कैन कॉज डैमेज टू द स्टमक वेरी क्विकली, देयरफॉर इट कैन कॉज विद गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखें, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको PGE1 भी होता है, PGE2 भी होता है। एग्जामिनर अगर एग्जाम में दोनों में पूछे तो आप लोग PGE2 लिखा करें। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि PGE1 अलग जगहों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह PGF2 है वो यूट्रस में काम करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट PGD2 है। क्लियर है? PGE2 है स्पेशली जो स्टमक के अंदर म्यूकोजा है उसके लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिक्वायर्ड होता है, मेजॉरिटी इन द केसेस वो PGE2 होता है। सिर्फ इसका याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गैस्ट्राइटिस है इसके और काजेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो आप लोगों को पता है, स्पाइसी फूड है, लैक ऑफ मूवमेंट है, मोबिलिटी है, और साथ में जनाब H. पाइलोरी क्या हो सकती है? इन्फेक्शन।
अब लिखे व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर, कि अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाए व्हाट विल बी देयर क्लिनिकल फीचर, मतलब वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है इस फीचर के साथ। नंबर 1 हार्ट बर्न के साथ आता है। किसके साथ? हार्ट बर्न। द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विद बर्निंग सेंसेशन एंड एपिगैस्ट्रिक एरिया। ठीक है, इसको हार्ट बर्न कहते हैं। इसमें लिखे एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस। क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस। नंबर 2, अगर जनाब स्टमक के अंदर डैमेज है तो डाइजेशन विल बी इम्प्रॉपर, दिस कॉल्ड डिस्पेप्सिया। क्या होता है? डिस्पेप्सिया, इम्पेयर डाइजेशन, डिस्पेप्सिया होगा, इसकी हाजमा ठीक नहीं होगा पेशेंट को। ठीक है, और दूसरी बात देखिए देयर में भी वोमिटिंग। क्या हो सकती है? वोमिटिंग हो सकती है। और माइल्ड या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है कि नहीं? देयर विल बी एपिगैस्ट्रिक पेन। तो मतलब पेशेंट बताएगा कि यहाँ पे मैदे वाली जगह पे एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द है, मुझे डिस्कम्फर्टनेस है, कभी कभार नोजिया वोमिटिंग होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये बताएगा कि इसको हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब खट्टे पानी के डकार आते हैं उसको, मतलब इसको कहते हैं हार्ट बर्न। स्पेशली ये गर्ड के पेशेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गैस्ट्राइटिस में गर्ड पेशेंट है तो ये बंदा कहेगा स्पेशली जब वो सुपाइन में सोता है तब उसको जनाब हार्ट बर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने कल बताया था इसोफेगस जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो फिर रिफ्लक्स जो है वो आसानी से हो जाती है। क्लियर है? तो दीज आर द फीचर्स। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस की फीचर्स वाला पेशेंट आए तो आप लोगों ने कैसे ट्रीट करना है? यहाँ पे लिखे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पेशेंट को कहते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन। इसको कहते हैं कि अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू दैट इज कॉल्ड डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने 2-3 चीज़ें बतानी है। अवॉइड स्पाइसी फूड, मतलब कि स्पाइसी फूड अवॉइड करें। अवॉइड जंक फूड, तो जो फास्ट फूड है ये भी क्या करें? अवॉइड करें। और इंक्रीज वेजिटेबल इंटेक, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, कि फ्लूइड इंटेक पानी का इस्तेमाल और वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाएं। जंक फूड और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। इसको हम कहते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन। अगर ये स्पाइसी फूड कम करेगा और वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाएगा तो उससे भी गैस्ट्राइटिस के जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम जनाब ट्रीटमेंट के अंदर हम PPI देते हैं। कहते हैं PPI, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्लियर है? इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ओमेप्राजोल। कहते हैं ओमेप्राजोल। वी विल डिस्कस इन फार्माकोलॉजी पार्ट। ठीक है, इस PPI के अंदर लेंसोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, एनरेबिप्रोजोल है। क्लियर है? ये 5 ड्रग है लेकिन सब में प्रोजोल आता है। आजकल एक नया ड्रग आया है, इसका नाम है डेक्सलेंसोप्रोजोल। ये न्यू साल्ट है। डेक्सलेंसोप्रोजोल ये एक न्यू साल्ट है PPI के अंदर जो बहुत इफेक्टिव है। इसका जो ब्रांड नेम है डोलजीना के नाम से आता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करें या किसी शॉप वाले के पास जाए तो डोलजीना के नाम से आता है, कैप्सूल है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये डेक्सलेंसोप्रोजोल है। क्लियर है कि नहीं? तो पॉइंट ये है कि जो PPI है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये एसिड की प्रोडक्शन को क्या करती है? ये कम करती है। अगर PPI के साथ पेशेंट जनाब रिजस्ट करे या उसको एलर्जिक वगैरह हो तो हम साथ में H2 क्या मिलाते हैं? ब्लॉकर मिलाते हैं। तो H2 ब्लॉकर में जेंटेक वगैरह का नाम सुनोगा, हम रेनिटेडीन देते हैं। कहते हैं रेनिटेडीन। ये सारे ड्रग हम फार्माकोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर हाईलाइट कि जिसको गैस्ट्राइटिस होता है तो हमारा टारगेट ये है कि जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसको क्या करना है? कम। तो उसके लिए ओमेप्राजोल भी दे सकते हैं और रेनिटेडीन भी दे सकते हैं। म्यूकेन सिरप का नाम सुना है कि नहीं? ये सिरप म्यूकेन भी देते हैं। जो म्यूकेन सिरप है ये भी स्टमक के लिए बहुत मुफीद होता है, तो हम सिरप म्यूकेन भी दे सकते हैं। गैस्ट्रोसेल सिरप आता है, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्राइटिस है उसकी चांसेस को कम कर सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इनमें से एक MCQ क्वेश्चन है वो आप लोगों ने हाईलाइट करना है। अगर एक पेशेंट है उसको बार बार गैस्ट्राइटिस हो जाए और ज़्यादा टाइम तक हो जाए, रिपीटेड अटैक्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस फॉर मंथ, दैट इज नोन एज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब अगर एक पेशेंट है उसको स्टमक म्यूकोजा डैमेज हुआ है आज, फिर उसने ट्रीटमेंट ली है लेकिन उसको महीने के बाद फिर हो गया, फिर 1 महीने के बाद हो गया, तो रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज कॉल्ड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे लिखे रिपीटेड अटैक्स ऑफ
attacks of acute gastritis or it may be de novo in nature। इसका मतलब क्या है एनीवन? इट मे बी de novo in nature। de novo का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो तो उसका एक वजह यह है कि उसको बार बार क्या हुआ है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। क्या जरूर नहीं है कि हर एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में बार बार क्या हो, एक्यूट। किसी न्यूली फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। न्यू फैक्टर विदाउट एनी एक्यूट गैस्ट्राइटिस, de novo का मतलब न्यू फैक्टर दैट इज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। जैसा कि एक ऑटो एंटीबॉडीज है और बार बार पैराइटल सेल को डैमेज करती है तो परनीशियस अनीमिया करा सकती है कि नहीं? तो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करेगी। तो अगर वो लॉन्ग रन में करेगी तो उससे भी क्या हो जाएगी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब वो ऑटो इम्यून डिजीज है लेकिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। तो मतलब अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बजाय किसी न्यू फैक्टर ने कराई है तो उसको हम de novo in nature कहते हैं। क्या कहते हैं? de novo। अब लेके इसके टाइप, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इसके अंदर जनाब कितने टाइप हैं? दो। एक को हम कहते हैं टाइप ए और दूसरे को टाइप बी। जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड टाइप ए टाइप और दूसरे को क्या कहते हैं, टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट इज टाइप बी। इसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है वो ये है, जो टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इट मेनली अफेक्ट फंडस ऑफ द स्टमक। ये किसको अफेक्ट करती है? फंडस ऑफ स्टमक, मतलब ये स्टमक का पार्ट है। आई विल ड्रा द डायग्राम, फिर ये इजी हो जाएगा। जो टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड फंडस। क्लियर है कि नहीं? मोस्ट कॉमन एरिया इज फंडस। देन मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन, अगर सेकंड कॉमन आ जाए कि फंडस के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट टू बी अफेक्टेड दैट इज बॉडी ऑफ द स्टमक। क्या है? बॉडी। लेकिन अगर हम टाइप बी की बात करें, इसकी जो लोकेशन है कि टाइप बी जो है ये किस एरिया को अफेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एंट्रम। तो क्या कहते हैं? एंट्रम ऑफ द स्टमक। तो अगर आप लोग गूगल से फिर पार्ट्स ऑफ द स्टमक वाली डायग्राम निकालें तो वहाँ पे फंडस को भी उन लोगों ने हाईलाइट किया होगा, बॉडी को भी और एंट्रम पार्ट को भी। ये स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अगर किसी को लॉन्ग रन में गैस्ट्राइटिस है और उसकी जो इन्फ्लेमेशन है एंडोस्कोपी के जरिए, या वो फंडस के अंदर हो या कहाँ पे हो, बॉडी, थिंक अबाउट द पेशेंट हैज टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। लेकिन अगर जिन लोगों में गैस्ट्राइटिस स्टमक के किस पार्ट से निकले, एंट्रम से, तो उसको क्या कहेंगे? टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। एंड दीज 2 पॉइंट्स आर हाईली रील्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन कि किस टाइप की जनाब लोकेशन कौन कौन सी है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीबडी मस्ट नो वो ये है कि जो टाइप ए एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इसकी मोस्ट कॉमन काज ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें नीचे लेके इट इज ड्यू टू मेनली ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अंदर जो इशू है इसमें लेके इट इज मेनली ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब ये है कि अपना इम्यून सिस्टम जाकर नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ रिएक्ट करना शुरू करता है। और इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी। अब प्लीज याद रखें, पैराइटल सेल प्रेजेंट इन द स्टमक, ये मैंने बताया था ना पहले के लेक्चर में। जो स्टमक है उसमें एक चीफ सेल होता है और एक पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक के दो फंक्शन है, HCl को प्रोड्यूस करना और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना। अब सुन ले, जो पैराइटल सेल्स है स्टमक के अंदर, इट रिलीजेस इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई थिंक कि 50% लोग इससे वाकिफ ही नहीं है और ये हमने पढ़ा है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये किस सेल से रिलीज होता है? पैराइटल सेल। उस इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ये है कि वो विटामिन B12 को स्टमक से लेके इलियम तक ले जाए और वहाँ से क्या करें? एब्जॉर्ब कर सके। क्या करें? एब्जॉर्ब कर सके। अब विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर इमेच्योर आरबीसी किस में कन्वर्ट होती है? मैच्योर में। अब दूसरी बात यह है कि अगर
ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनी है किस सेल के खिलाफ? पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल क्या करेगा? ये एंटीबॉडीज जो है ये पेराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो इनीमिया होगा कि नहीं? अब ऐसा इनीमिया जो किस सेल की डिस्ट्रक्शन से हो जाए? पेराइटल सेल, इसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। So I think everybody should know this. Pernicious anemia is a vitamin B12 malabsorption due to defect in parietal cell because of autoimmune disease. और जब parietal cell डैमेज हो जाए तो म्यूकोजा भी डैमेज हो जाएगा, which can lead to chronic gastritis. क्लियर है कि नहीं? नंबर 2, जब autoimmune एंटीबॉडी किस सेल को डैमेज करें? parietal cell। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से क्या होगी? पर्नीशियस एनीमिया। और HCl प्रोडक्शन भी नहीं होगी, तो देयर विल बी एक्लोरहाइड्रिया। क्या? एक्लोरहाइड्रिया, नो HCl इन द स्टमक। और जब स्टमक में HCl नहीं होगी तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। और मैंने ये भी बात की थी कि HCl हैज अ बैक्टीरियोलाइटिक फंक्शन। जब HCl नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होगी, फिर भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब जो टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, प्लीज़ याद रखें, इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। सुन लें, टाइप ए के अंदर एंटी पेराइटल सेल एंटीबॉडीज बनती है। टाइप ए के अंदर अनीमिया हो सकती है कि नहीं? और उस अनीमिया का नाम क्या है? पर्नीशियस अनीमिया। टाइप ए के अंदर HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कि कम? कम, ना होने के बराबर, क्योंकि पेराइटल सेल डैमेज है तो वो HCl नहीं बना सकेगी। नो HCl इन द स्टमक इज एक्लोरहाइड्रिया। ए का मतलब एब्सेंट, क्लोरहाइड्रिया मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl भी नहीं बनेगी। HCl नहीं होगा तो बैक्टीरियल सर्वाइव या ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो भी क्या करा सकती है? गैस्ट्राइटिस करा सकती है। इट इज मेनली, इसमें लेके, इट इज मेनली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जहाँ पे याद रखे, अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, हाँ जी, किस पार्ट में हो जाए? एंट्रम में। किस पार्ट में? एंट्रम। तो एंट्रम के अंदर गैस्ट्राइटिस की जो लीडिंग काज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड दैट इज नन ऑफ देम H. pylori। वो कौन सा बैक्टीरिया है? H. pylori। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि अगर एक पेशेंट को बहुत लॉन्ग रन से, महीनों से स्टमक का मसला है और उसमें एनीमिया भी है, क्या है? अनीमिया। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस तो है, लेकिन चांस है कि उसको कौन सा टाइप है? टाइप ए। लेकिन अगर एक पेशेंट हो, फीवर है और उसको गैस्ट्राइटिस है और H. pylori पॉजिटिव भी है, तो उसको कौन सा गैस्ट्राइटिस है? बी है। अब सुन ले, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑटोइम्यून डिजीजेस? What is the most common cause of type B chronic gastritis? Bacterial infection। तो इसको मैंने कैसे याद किया था अपने BBS टाइम में? देखें, ये कौन सा टाइप है? A। तो A for A, ऑटो इम्यून डिजीज। A for A can lead to anemia। A for A can lead to एक्लोरहाइड्रिया। क्लियर है कि नहीं? अब ये कौन सा है? B। तो B for बैक्टीरिया एंड दैट शुड बी H. pylori। क्लियर है कि नहीं? इस तरह हमने याद किया है। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा जहन में ये खाका बनाएं तो आई थिंक के बाद में रटने नहीं चाहिए चीज़ें, बस थोड़ा सा अपने माइंड में एक व्यू रखे कि उसको मैंने इजीली कैसे याद करना है। क्लियर है? तो एक टाइप ए है और दूसरा क्या है? ये टाइप बी है। अब दो बातें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेके, तब वेरी इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट लेके, यार बातें नहीं तो है, याद रखें, अगर ये पेशेंट ट्रीट ना भी की जाए तो फ्यूचर में ये जाकर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बहुत ना होने के बराबर चांसेस। लेकिन टाइप बी इज डेंजरस। टाइप बी अगर ट्रीट ना की जाए तो लेटर आफ्टर ईयर्स पेशेंट को स्टमक कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे लेके इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। तब क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक, हाँ जी, एडिनो कार्सिनोमा। अब ये भी इंसिक्यूज आता है, तो H. pylori इन्फेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि H. pylori एक ऐसी बैक्टीरिया है, ये गैस्ट्राइटिस से लेके कैंसर तक करा सकती है। तो H. pylori इज ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या है? ऑन्कोजेनिक। व्हाट इज ऑन्कोजेनिक? कैंसर काज है, मतलब द बैक्टीरिया विच कैन काज कैंसर, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक। तो H. pylori अगर किसी में पॉजिटिव आ जाए तो उसकी टाइमली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर ना हुआ तो ये माइल्ड गैस्ट्राइटिस से लेके क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से लेके अल्सर्स इन द स्टमक, एंड दैट मे लेटर कन्वर्ट इनटू एडिनो कार्सिनोमा।
एंड स्टमक कैंसर इज वेरी वेरी डेंजरसली टू ट्रीट, क्योंकि स्टमक कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर क्विकली मेटास्टेसाइज करता है, तो फिर इसमें जो पेशेंट की सर्वाइवल है वो इतना अच्छा नहीं होता। क्लियर है? तो टाइप ए जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से है, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस कम होते हैं। टाइप बी बैक्टीरिया की वजह से है। एच पाइलोरी हैज द कैपेबिलिटी टू कॉज कैंसर, इट इज ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया, देयरफॉर टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हैज अ रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर है जी? अब इस तरह याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे इसके डायग्रामेटिकली थोड़ा सा व्यू बताओ, फिर ये एक बंदा गूगल से पिक्चर लेके भी डाल दे ग्रुप में, सुन ले। स्टमक का ये वाला जो पार्ट है इस तरह, ये पार्ट, ये स्टमक का इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह होता है, दिस इज कॉल्ड डोम शेप पार्ट, इसका कहते हैं डोम शेप। स्टमक का जो डोम शेप पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस ऑफ द स्टमक, इसका कहते हैं फंडस। ये जो मैंने ए लिखा है ये कौन सा पार्ट है? फंडस। फिर फंडस के साथ ये जितना भी है ये बी है, बॉडी है, क्या है? बी। ये कौन सा स्फिंक्टर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर के साथ नजदीक यहाँ पे एंट्रम होता है, क्या होता है? एंट्रम। क्या होता है? एंट्रम। अब देखें, अगर किसी को एंडोस्कोपी के बाद पता चला है कि इसकी स्टमक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हुई है और वो या फंडस में हुई है या कहाँ पे? बॉडी में, तो मोस्ट लाइकली उसको टाइप ए गैस्ट्राइटिस है। क्या है? टाइप ए। और अगर वो मसला कहाँ पे हुई है? एंट्रम में, यहाँ पे लोअर पार्ट में हुई है, तो उसको मोस्ट लाइकली टाइप बी गैस्ट्राइटिस है। जिन लोगों में एंडोस्कोपी के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा एंट्रम में पाया जाए, उन लोगों के अंदर कौन सी बैक्टीरिया की टेस्ट करनी चाहिए? एच पाइलोरी। और जिन लोगों में यहाँ पे ए या बी में गैस्ट्राइटिस पाया जाए तो उसमें एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी देखने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर मोस्ट लाइकली ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और इन लोगों की जब हम सीबीसी चेक करते हैं तो उसमें एचबी लेवल भी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि दीज पेशेंट डेवलप अनीमिया। एमसीवी का वैल्यू 100 से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। क्या है? मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, जिसमें एमसीवी 100 से ज़्यादा होगी। और ये लोग देखने पे पेलर नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पेलर नजर आते हैं। अब सवाल करें, नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। देयर इज नो रीजन कि फंडस को टाइप ए क्यों कहते हैं, देयर इज नो रीजन कि एंट्रम को टाइप बी क्यों कहते हैं। लेकिन एक रीजन मैंने जरूर पढ़ी है टेक्स्ट बुक से, वो क्या है कि जो पेशेंट से पहले गैस्ट्राइटिस थे, तो याद रखे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में पैराइटल सेल्स है, कौन से सेल? पैराइटल। वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मोस्ट अबंडेंट पैराइटल सेल फंडस के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? फंडस के अंदर। तो जहाँ पे सेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इससे ऑटो इम्यून अटैक कहाँ पे ज़्यादा होता है? फंडस में होता है। एक पॉइंट ये है, जिस तरह आपने सवाल किया है उसका आंसर ये है कि सर इसको टाइप ए क्यों कहते हैं, इसको टाइप बी क्यों कहते हैं। अब पहले ज़्यादा लोगों में जितने सेल ज़्यादा होंगे कहीं पे, उतना अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब आपके ख्याल में पहले 8 से 30, 35, 60 साल पहले जिन लोगों के गैस्ट्राइटिस होते थे, जब तक मेडिसिन एडवांस नहीं थी, तो उन लोगों में ज़्यादा मसला कहाँ पे आ सकता था? फंडस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पैराइटल सेल ज़्यादा है। तो मतलब 100 में से 98% लोगों का इशू यहाँ पे था। ये लोग अर्ली डायग्नोज हुए थे कि लेट, इसलिए पहले थे तो उसका टाइप ए नाम हो गया, और ये बाद में न्यूअर डायग्नोज हो गया तो उसको बाद में टाइप बी लगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब एक रीज़न ये है, लेकिन मेडिकल इसका कोई जनाब इस तरह लॉजिक नहीं है। क्लियर है? ये ऑनसेट ऑफ डायग्नोसिस के ऊपर टाइप ए और टाइप बी है। टाइप ए मतलब पहले और टाइप बी बाद में हुआ था। आपसे कोई सवाल पूछे कि टाइप ए में पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाते तो उसको मोस्ट कॉमन लोकेशन फंडस क्यों है? क्योंकि फंडस इज द पार्ट वेयर अबंडेंट पैराइटल सेल्स करें, वहाँ पे पैराइटल सेल की पॉपुलेशन क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। अब समझ गए क्या नहीं? दिस इज व्हाट एक्यूट गैस्ट्राइटिस वर्सेस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। हेडिंग दे दें कि मैकेनिज्म ऑफ अल्सर। हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ अल्सर। अब दो बातें यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ अल्सर, अल्सर से मुराद ये है कि टीयरिंग इन द म्यूकोजा। सुन ले, अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाए, खराब हो जाए, वो क्या है? अल्सर है। लेकिन अगर उस म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो गैस्ट्राइटिस है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय कुशिंग अल्सर। कौन सा? कुशिंग अल्सर। ठीक है, कुशिंग अल्सर क्या है?
कुशिंग अल्सर्स, एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी अबाउट कुशिंग अल्सर्स? ऐसा ना कुशिंग डिजीज बताया अभी, क्लियर है कि नहीं? कुशिंग वाज अ पर्सन, उसने मालूम की थी कुशिंग अल्सर, उस एक बंदे ने मालूम की थी कुशिंग सिंड्रोम, उसी बंदे ने मालूम की थी कुशिंग डिजीज, उसी बंदे ने मालूम की है कुशिंग ट्रायड, क्लियर है कि नहीं? इस तरह कुशिंग सिलेट बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक है कुशिंग अल्सर। अब कुशिंग अल्सर का मतलब क्या है? बहुत आसान, देखें। ये बंदा कहता है कि मैंने कुछ लोग देखे थे पहले जिनका इशू ब्रेन में था। कहाँ पे था? ब्रेन में। ब्रेन में चाहे एब्सेस हो, ब्रेन में चाहे पस हो, ब्रेन में चाहे CSF बढ़ जाए, ब्रेन में चाहे रसोली हो, ट्यूमर हो, जो भी हो, व्हाट विल हैपन टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर? इंक्रीज। क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो सुन ले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रेन लीजन है। कहाँ पे लीजन है? ब्रेन लीजन। अब ये कंसेप्ट जिसने सीखी है, दैट इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल एरिया, मतलब ये इस तरह रटने पे आप लोगों को याद नहीं होगा, जुल करने ने इधर फोकस करें, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे में ब्रेन लीजन है तो व्हाट विल हैपन टू ICP? इंक्रीज और डिक्रीज? दैट इज कॉल्ड रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन इज एनक्लोज बाय विच कैविटी? क्रेनियल कैविटी, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगी। अब देखें, जब प्रेशर बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू कुशिंग, वो कहते हैं कि देयर इज सुपर स्टिमुलेशन ऑफ या स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। ये क्या कहता है? वेगस नर्व। वेगस नर्व इज अ 10th क्रेनियल नर्व, ये तो सबको पता है। जो वेगस नर्व है ये कौन सी नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व, याद रखे। और ये मेडुला ओब्लांगेटा से आती है। कहाँ से? मेडुला। अब मैं यहाँ पे स्टमक के अंदर, अगर हम स्टमक के अंदर एक सेल की बात करें, द सेल इज कॉल्ड पैराइटल सेल। ये कौन सा सेल है? पैराइटल सेल। इसका मतलब ये है कि जो पैराइटल सेल्स है, अब सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर ये इसका मेम्ब्रेन है। पैराइटल सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं M3 रिसेप्टर। कौन सा? M3। मस्कुरेनिक रिसेप्टर का नाम सुना है? दैट इज M3 रिसेप्टर। फिर इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड H2 रिसेप्टर। कौन सा? H2, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर। फिर इस सेल के ऊपर एक और रिसेप्टर होता है जिसका नाम है G रिसेप्टर, नोन एज गैस्ट्रीन रिसेप्टर। कौन सा? गैस्ट्रीन। तो ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास से आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा कि जो पैराइटल सेल्स है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ जी, द फर्स्ट रिसेप्टर इज कॉल्ड M3, जिसको कहते हैं मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर। फिर H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर होता है, और G मीन गैस्ट्रीन रिसेप्टर होता है। ये किस सेल पे होता है? पैराइटल सेल्स इन द स्टमक पे। दूसरे साइड पे यहाँ पे एक पंप होता है, एक पंप, और इस पंप के जरिए हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोजन पंप, और हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसका पंप का नाम क्या है? प्रोटॉन पंप है। H+ इज अ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक्ट इज अ प्रोटॉन। तो जिस पंप के जरिए पैराइटल सेल H को रिलीज करता है, उस पंप का नाम प्रोटॉन क्या है? पंप है। अब इधर प्लीज सुन ले, ये जो H है, H+, देयर आर अ लॉट ऑफ H+ आयंस इनसाइड पैराइटल सेल्स। ये कहाँ पे होते हैं? पैराइटल सेल्स में। अब सुन ले, एनी सब्सटेंस विच एक्टिवेट M3 या एनी सब्सटेंस विच एक्टिवेट H2 या एक्टिवेट G। अब आप लोग कहोगे कि वो कौन कौन सी चीज है? M3 को एक्टिवेट करने का काम एसिटाइल कोलिन का है। किसका है? एसिटाइल कोलिन। नाम सुना है क्या? नहीं। दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। फिर याद रखे, अगर हम किसको एक्टिवेट करना चाहें, H2, दैट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन। वो किसका है? हिस्टामिन। एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रीन। किसका है? गैस्ट्रीन। अब सुन ले, चाहे इन तीनों में से कोई भी एक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ पे याद रखे, इस सेल के अंदर जो चेंज आता है वो एक्टिवेशन ऑफ क्या होंगे? H+। और इस H+ को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो इस पंप के जरिए बाहर निकलते हैं, और ये H+ बाहर आकर स्टमक में किसके साथ मिलता है? Cl के साथ, और क्या बन जाता है? HCl बनता है। इसका मतलब जो स्टमक में HCl है वो बनाना किसका काम है? लेकिन वो HCl की शक्ल में नहीं बनाता, वो सिर्फ HCl के लिए किसको रिलीज करता है? H को, प्रोटॉन को रिलीज करता है। अब समझ रहे कि नहीं? अब सुन ले, अगर हम एक ड्रग दे दें जिस बंदे का HCl पहले से स्टमक में क्या हो? ज्यादा, मैं एक ड्रग देता हूँ जो इस एरिया पे ब्लॉक लगाए, ये कौन सा पंप है? प्रोटॉन पंप है। और इस ड्रग ने क्या किया है? इनहिबिट किया है, PPI जिसको कहते हैं। तो आया इस ड्रग के होते हुए ये H+ निकल सकेगा? जब ये नहीं आएगा तो क्लोराइड तो फ्री रहेगा, तो HCl नहीं बनेगा, तो HCl का लेवल कम। ये PPI का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे,
लेकिन अब इसकी तरफ आते हैं। अब ये कहता है, कुशिंग ये कहता है कि जिस लोगों को ब्रेन की लीजन हो तो उसका आईसीपी क्या होता है, रेज, और रेज आईसीपी की वजह से स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। और एमसीक्यूज में याद रखें, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व भी है, 12। कितनी है, 12 पेयर्स है। क्या है, 12 पेयर्स। उसमें जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है जिसका नाम ओकुलोमोटर नर्व है। क्या है, ओकुलोमोटर। जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है जिसका नाम फेशियल नर्व है। क्या है, फेशियल नर्व। और जिसका क्रेनियल नर्व नंबर 9 है ग्लासोफेरेंजियल नर्व। कौन सी, ग्लासोफेरेंजियल। और आखिर में क्रेनियल नर्व नंबर 10 जिसका नाम क्या है, वेगस नर्व है। अब है तो 12, लेकिन मैंने कितने मेंशन किए, 4। फिर से सुन ले, हाउ में दिस वन ओकुलोमोटर, दिस वन फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल और दिस वन दैट इज वेगस। इन चारों को इकट्ठा हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व। इसको क्या कहते हैं, पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व। प्लीज इसको याद रखें, ये हेल्पफुल है एग्जाम के अंदर। एंड एग्जाम क्वेश्चन इज कम पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व। 12 में से कितने पैरासिम्पथेटिक है, 4 है, 3, 7, 9, 10। उसमें से जो 10th नंबर है उसका नाम क्या है, वेगस नर्व। और जो नर्व भी, प्लीज ये आज के बाद पूरी जिंदगी भर याद रखें, फिंगर टिप पे जो नर्व भी कौन सी नेचर की हो, पैरासिम्पथेटिक, ये जहां पे भी जाएगी ये रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन को। किसको, एसिटाइलकोलिन। इसलिए पैरासिम्पथेटिक नर्व को कोलिनर्जिक नर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलिनर्जिक, बिकॉज दे रिलीजेस एसिटाइलकोलिन। समझ गए कि नहीं। अब सुन ले, कुशिंग कहता है कि जब ब्रेन लीजन में आईसीपी रेज हो जाता है तो दिस इंक्रीज आईसीपी स्टिमुलेट विच नर्व, वेगस नर्व। और ये वेगस नर्व सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पथेटिक। तो ये जिधर भी जाएगी तो क्या रिलीज करेगी, एसिटाइल। तो वेगस नर्व स्टमक में भी गई है। कहाँ पे गई है, स्टमक में। और किस सेल को एक्टिवेट करती है, तो ये याद रखे कि वेगस नर्व रिलीज करेगी किस चीज को, एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगी क्या नहीं। और जहाँ पे क्या चीज रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन, ये 2 जगहों पे काम करती है बॉडी में। जहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक, या जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से, निकोटिनिक। तो इसका मतलब कि एसिटाइलकोलिन वर्क बेस्ट एट निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कुरेनिक रिसेप्टर। अब मस्कुरेनिक में M1, M2, M3 सारे आते हैं। तो अब M3 कहाँ पे होता है, पैराइटल सेल। तो अगर ब्रेन में लीजन है, मसला कहाँ पे है, ब्रेन में, जिसकी वजह से आईसीपी क्या है, रेज है। और उसने किसको स्टिमुलेट किया, वेगस नर्व। उसने क्या रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन। तो उसने M3 एक्टिवेट करना है कि नहीं। तो जब ये M3 यहाँ पे लेके एक्टिवेशन ऑफ विच रिसेप्टर, हाँ जी, एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर इन विच सेल, पैराइटल सेल। मैं लिखता हूँ इन स्टमक। क्लियर है कि नहीं। अब स्टमक में जब पैराइटल सेल पे M3 क्या हो जाए, एक्टिवेट, तो एच रिलीज क्या होगी, ज़्यादा। सुन ले, ये जब एक्टिवेट होगा तो अंदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम से किसकी एनर्जाइज हो जाएगा, कौन, H+। तो ये ज़्यादा निकलेगा क्या नहीं। जब ये ज़्यादा निकलेगा तो ये ज़्यादा किसको मिलेगा, Cl। तो व्हाट विल हैपन टू HCl इन द स्टमक, इंक्रीज, यहाँ पे लेके इंक्रीज HCl सिक्रीशन, HCl प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या नहीं। और जब HCl ज़्यादा होगा तो स्टमक म्यूकोजा डैमेज होगा क्या नहीं। तो स्टमक म्यूकोजा डैमेज की वजह से गैस्ट्राइटिस होगा। क्या होगा, गैस्ट्राइटिस। और वो गैस्ट्राइटिस फिर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्सर्स में। किस में, अल्सर्स में। अब सुन ले, हो सकता है आप लोगों से कोई ये सवाल करे कि ब्रेन प्रॉब्लम काजेस गैस्ट्रिक अल्सर और नॉट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर मसला दिमाग में हो, ब्रेन में हो, तो वो स्टमक या मैदे का मसला करा सकता है क्या नहीं, करा सकता है। कैसे, कि ब्रेन लीजन विल लीड टू रेज आईसीपी, रेज आईसीपी विल स्टिमुलेट विच नर्व, वेगस नर्व, विच रिलीज एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन will activate M3 receptor in the parietal cell, it will release more HCl, excess HCl can cause gastritis and it will convert into। तो ऐसा गैस्ट्रिक अल्सर जिसका प्राइमरी प्रॉब्लम कहाँ पे हो, नहीं समझे, ऐसा गैस्ट्रिक अल्सर जिसका प्राइमरी प्रॉब्लम ब्रेन में हो, ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर को कुशिंग अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुशिंग अल्सर। क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कुशिंग अल्सर, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। वो क्या है, वेगस नर्व है। और वेगस नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक एंड इट विल रिलीज एसिटाइलकोलिन। आई थिंक दैट इज क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है कि नहीं। इनमें से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट की तरफ आते हैं
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखिए एक सारे कंसेप्ट है स्टमक के अंदर, दैट इज कॉल्ड कर्लिंग अल्सर। एक को क्या कहते हैं? कर्लिंग अल्सर। प्लीज याद रखिए, दैट इज कॉल्ड कर्लिंग अल्सर। व्हाट इज मेंट बाय कर्लिंग अल्सर? अब कर्लिंग अल्सर के बारे में दो तीन बात याद रखें। कर्लिंग अल्सर, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कर्लिंग अल्सर में क्या होता है कि द पेशेंट प्रेजेंटेड इन डिहाइड्रेशन। देखें, इस कर्लिंग अल्सर के लिए ज़रूरी ये है कि पहले से पेशेंट में क्या हो, डिहाइड्रेशन। तो उसका जो काज है वो डायरिया हो सकता है, लेकिन एक्यूट डायरिया के क्रोनिक डायरिया, हाँ जी, इस पेशेंट के अंदर 3rd डिग्री बर्न हो सकता है, क्योंकि अगर कोई जगह जल जाए तो वहाँ से एक्सेस फ्लूइड लॉस हो सकता है कि नहीं, तो बर्न हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है कि नहीं, हाइपोवोलेमिक शॉक। मैं आगे ज़्यादा इस तरह कर लिखूँ तो 10 से ज़्यादा काजेज है, लेकिन ये सारी की सारी वो फैक्टर है जिससे क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन। तो सुन ले, जब डिहाइड्रेशन, ये कर्लिंग भी बंदा था, ठीक है, इसने कहा था कि जब डिहाइड्रेशन हो जाए किसी भी फैक्टर की वजह से, लेकिन इस कर्लिंग ने डिहाइड्रेशन पे जब बात की थी स्टमक में, उस टाइम पेशेंट किसका था? बर्न पेशेंट का। क्या था? बर्न। एक बंदा था, उसकी ये पूरी हाथ और पूरी ये पेट वगैरह जल गई थी, और उस बंदे से एक्सेस फ्लूइड लॉस हुए थे, तो उसका इंटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम क्या रहा था? कम। दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखे, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। सिंपल है कि नहीं? जब प्लाज्मा वॉल्यूम फ्लूइड की कम हो जाए तो बताए ब्लड सप्लाई टू द स्टमक इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे लिखिए इस्कीमिया टू द स्टमक, इस्कीमिया टू स्टमक। अगर स्टमक सेल को ब्लड ना मिले, फ्लूइड ना मिले, हाँ जी, तो सप्लाई और जो डिमांड है उसमें बैलेंस रहेगा कि इम्बैलेंस? हाँ जी, इम्बैलेंस बिटवीन, हाँ जी, सप्लाई एंड डिमांड। मतलब जो स्टमक म्यूकोजा है उसकी एक प्रॉपर डिमांड है पर मिनट कि मुझे इतना चीज़ें चाहिए तो तब मैं काम करूँगा। अगर सप्लाई डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट ये क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो कैन द स्टमक म्यूकोजा सर्वाइव? नो। तो स्टमक म्यूकोजा स्लप करेगी, स्लपिंग ऑफ स्टमक म्यूकोजा, वो उधर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जब स्टमक म्यूकोजा ख़त्म होगी तो वहाँ पे टीयरिंग होगी कि नहीं, और उस टीयरिंग की वजह से अल्सर होगा। क्या होगा? अल्सर। अब सुन ले, ऐसा अल्सर जिसका मेन इशू ब्रेन में हो और रेज आईसीपी की वजह से अल्सर हो जाए तो उसका नाम क्या था? कुशिंग अल्सर। और ऐसा स्टमक अल्सर जिसका मेन प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन हो तो इसको हम कर्लिंग अल्सर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट याद रखिए। अल्सर का मतलब म्यूकोजा को काट देना, ये बल पॉइंट है, उसको दरमियान से सदर पे काट देना। ये म्यूकोजा है, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यू? कंटिन्यू। इसकी कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक आ जाए तो इसको हम अल्सर कहते हैं। क्लियर है? अब बोन जो है ये कंटिन्यूस है, इसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाए तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। तो म्यूकोजल टीयरिंग इज कॉल्ड अल्सर। हाँ जी, ओके। यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि अगर किसी को डायरिया हुआ है क्रोनिक, या किसी को बर्न है, या हाइपोवोलेमिक शॉक, इन सब पेशेंट के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या होता है? कम। मतलब इंसान है उससे ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए तो अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है फ्लूइड की वो क्या हो जाएगी? कम। इस कम प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से ब्लड सप्लाई या फ्लूइड रीच टू स्टमक क्या होगा? कम। डिक्रीज सप्लाई टू द स्टमक इज कॉल्ड इस्कीमिया। और जब ब्लड सप्लाई स्टमक को जाएगी कम तो स्टमक की डिमांड पूरी होगी? नहीं होगी। तो सप्लाई और डिमांड में क्या हुआ है? इम्बैलेंस। तो जब स्टमक सेल को हम सही फ्लूइड नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, तो स्टमक म्यूकोजा वहाँ से स्लपिंग का मतलब गिरती जाएगी, क्योंकि स्टमक म्यूकोजा फिर स्टे नहीं करेगी। और जब म्यूकोजा डैमेज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्सर। अब एक एक्यूज क्या है? द रीजन बिहाइंड पुशिंग अल्सर इन ब्रेन लेजर दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। द रीजन बिहाइंड अल्सर एंड डिहाइड्रेशन दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया। वो क्या होता है? इस्कीमिया। कहने का मतलब कि इस्कीमिया की वजह से भी स्टमक डेंजरस कंडीशन में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कर्लिंग अल्सर बर्न कंडीशन में होता है, पुशिंग अल्सर रेस्ट आईसीपी के अंदर होता है। याद रहेगी क्या? नहीं? ये दिस आर द मैकेनिज्म्स ऑफ अल्सर फॉर्मेशन। इसके बाद हाँ जी, बस पेप्टिक अल्सर ना पड़े, हाँ पढ़े? कितने लोग कहते पढ़े? टाइम कितना हुआ है क्लास का? ओके,
यार आप लोगों के कुछ दोस्त कहते कि ले ले, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कंडीशन दैट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्लियर है। तो व्हाट इज मेंट बाय पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये पॉइंट इसमें याद रखें। ओके, पेप्टिक अल्सर डिजीज में प्लीज याद रखना है कि इसमें जनाब दो कंडीशन है। पेप्टिक अल्सर डिजीज पेशेंट जब भी आता है इट मीन टू अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। अगर अल्सर स्टमक में भी हो और ड्यूडिनम में भी हो, इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में याद रखें द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड ड्यूडिनल अल्सर। यहाँ पे लेके ड्यूडिनल अल्सर। तो दीज आर द टू टाइप्स एंड इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं, क्लियर है। गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में पॉइंट याद रखें कि इसकी पेन, इसका तुम पता है ना कि म्यूकोजल टीयरिंग इन द स्टमक इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड म्यूकोजल टीयरिंग इन द ड्यूडिनम इज ड्यूडिनल अल्सर। ये तो आसान है। अब इसमें लेके सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है पेन। इसमें जो पेन है वो किस तरह होगा, जिन लोगों को अल्सर मैदे में हो, स्टमक में हो, इन लोगों का जो मैदे का दर्द है वो तब बढ़ता है जब वो फूड लेते हैं। यहाँ पे लेके स्टमक पेन इंक्रीज व्हेन टेकिंग द मील, मील के बाद पेन क्या हो जाता है, ज़्यादा। यहाँ पे लेके पेन भी कम ग्रेटर, ग्रेटर से मुराद इंक्रीज ऑन टेकिंग मील। तो मतलब इसमें एम्प्टी स्टमक पेन होगा कि फुल स्टमक, फुल स्टमक। यार इसकी मिसाल ये है, देखें स्टमक है, ये पहले से जनाब अंदर से डैमेज है, अब उसमें हम बोझ डाल सकते हैं नहीं। अब पहले से अगर ये डैमेज पड़ी है और उस पर आप जनाब 2-3 प्लेट है जो है ना बोझ डालें तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो स्ट्रिच हो जाएगी और स्ट्रिचिंग की वजह से क्या हो जाएगी, मजीद पेन हो जाएगी। तो व्हेन प्रॉब्लम लाइज इन द स्टमक द पेन इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर ऑन टेकिंग अ मील। लेकिन ड्यूडिनल अल्सर में याद रखें कि खुराक खाने के बाद पेन इंटेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे लेके पेन भी कम डिक्रीज, पेन भी कम डिक्रीज। तो जब पेन डिक्रीज होता है किस चीज़ लेने से, मील, तो इन लोगों में एम्प्टी स्टमक पेन होता है। किस में आता है, एम्प्टी। तो पेन भी कम डिक्रीज ऑन टेकिंग मील। अब आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या ले लूँ यार, क्योंकि लोगों के नज़रों में तो फर्स्ट ईयर वाले भी डॉक्टर होते हैं ना। तो इसका मतलब ये है वो आप लोगों से घर में पूछते हैं कि अब मैं क्या ले लूँ, मेरे तो मैदे में बहुत मसला है। आप उससे सवाल करें कि आपको मैदे का दर्द कब ज़्यादा होता है, जब आप खाना खाते हैं या जब आप नहार पेट होते हैं। वो कहते हैं कि वैसे ठीक होता हो, 2-3 नवाले लेने के बाद यहाँ पे बहुत सीवियर किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है, मोस्ट लाइकली उसको क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर वो कहता है कि जब 2 से 3 घंटे कुछ ना खाओ यहाँ पे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो जाता है, और जब खाना खाते हो तो पेन इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो क्या है, ड्यूडिनल अल्सर है। कुछ लोग कहते हैं कि बस पूछे ना, खाओ या ना खाओ दर्द होता है, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब उस बंदे में गैस्ट्रिक अल्सर प्लस क्या है, तो उसको पेप्टिक अल्सर है। क्या है, पेप्टिक अल्सर है। इसका मतलब पेन का बारे में पूछना, इट विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ये आपको एक बात से पता चलता है कि उसकी अल्सर कहाँ पे हो सकती है। अब तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, हिस्ट्री लेते हैं एंड वी कैन लोकेट द अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, इन दोनों में एच पाइलोरी इन्फेक्शन की क्या हालत होगी। एच पाइलोरी इज अ बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन एवरीबॉडी स्टमक, लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन एसोसिएटेड 70% इन गैस्ट्रिक अल्सर। कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन की चांसेस कितनी परसेंट होती है, 70, लेकिन 100% इन ड्यूडिनल अल्सर। ये पॉइंट याद रखें कि जो एच पाइलोरी है, आप सुन ले, इसके मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब ये चीज़ें तो बुक में लिखी है, लेकिन ये समझाने वाली चीज़ आप लोगों को टीचर्स बताते हैं यार कैसे। अब आप लोगों को यहाँ पे सवाल ये है कि एच पाइलोरी है भी स्टमक में, तो स्टमक में ज़्यादा अल्सर क्यों नहीं कराती, ये तो अल्सर करने के लिए किधर जाती है, ड्यूडिनम में। अब देखें मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअली दिस इज अ स्टमक, ठीक है, और यहाँ पे जनाब स्टमक के साथ ड्यूडिनम है। क्या चीज़ है, ड्यूडिनम। अब प्लीज़ याद रखें इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, वेरी गुड। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, कितने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब सुन ले, एक्चुअली स्टमक की जो इन साइड पे ये जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये क्या है, गैस्ट्रिक, और ये क्या है, ड्यूडिनल म्यूकोजा है। क्या है, ड्यूडिनल म्यूकोजा। ऐसा है क्या नहीं।
ये म्यूकोजा एक कंटिन्यूअस लाइन होनी चाहिए और ये हमें एंडोस्कोपी बताती है। कौन बताती है? एंडोस्कोपी। अब सुन ले, हाँ इंपोर्टेंट, HCl तो बनता कहाँ पे है? स्टमक में। लेकिन मैंने ये बात आप लोग अभी की है, इस ड्यूडिनल इस स्टमक म्यूकोजा के ऊपर यहाँ पे एक कोटिंग की गई है। क्या की गई है? कोटिंग। और इस कोटिंग ने स्टमक की म्यूकोजा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है और ये प्रोटेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने दी है। किसने दी है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब याद है कि नहीं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये स्टमक म्यूकोजा के ऊपर एक बाइंडिंग करती है और इस बाइंडिंग का काम इस स्टमक को अल्सर से बचाना होता है। लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंडिंग नहीं करा सकती किस म्यूकोजा पे? ड्यूडेनम। अब HCl तो स्टमक में है। अब HCl जो है ये कोशिश करेगा इस म्यूकोजा को डैमेज करे, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक इसकी अपनी प्रोटेक्शन वीक ना हो। अब समझ रहे कि नहीं? अब HCl को आप लोग के ख्याल में यहाँ पे अल्सर करना आसान है या आगे जाकर ड्यूडेनम में? ड्यूडेनम में, क्योंकि यहाँ पे तो बाइंडिंग है। अब मैंने इसलिए कहा था कि गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन काज प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर का वीक होना है।